एक गांव का गरीब किसान, उसे बहुत ज्यादा पैसों की सख्त जरूरत थी। तब वो एक दूसरे से पैसे मांगता है कि भाई हमें जरूरत है, कुछ पैसे दे दो। जब उसे कोई पैसा नहीं देता, सभी लोग मना कर देते हैं, तब एक व्यक्ति उससे कहता है कि देखो, तुम्हें ऐसे कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो और तुम किसी का पैसा लौटा नहीं पाओगे, इसलिए हर व्यक्ति तुम्हें पैसे के लिए मना कर देता है। तुम सीधे बैंक में चले जाओ, वहां से लोन ले लो और फिर तुम्हारा काम चल जाएगा। ये बात सुनकर के वो गरीब किसान बैंक में जाता है, मैनेजर से बात करता है और मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें 15% जो भी पैसा तुम्हारा मंजूर होगा उसका हमें देना होगा। बेचारा बिना पढ़ा लिखा गरीब किसान, वो क्या जाने 15% क्या होती है, वो इस बात को हामी भर देता है और फिर कुछ दिन के बाद में वो बैंक मैनेजर उसे पैसे मंजूर कर देता है, उनकी कृषि कार्ड बना देता है और फिर वो कितना पैसा उस किसान को देता है, ये पैसा देख करके वो किसान हिचक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है। फिर उसके बाद में वो किसान क्या करता है, कौन सा कदम उठाता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक रविदास नाम का किसान एक गांव में रहा करता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। तब उसे किसी ने बताया कि रविदास, तुम कुछ पैसा एकत्र कर लो, जिससे एक दो भैंस खरीद लो, जिससे तुम्हारे घर में दूध का स्रोत होगा तो उस दूध से काफी आमदनी होती है, क्योंकि मैं भी कई भैंसे पाल रहा हूँ और फिर वो सारा दूध डेयरी पर बेचता हूँ तो काफी प्रॉफिट हो जाती है और हमारे घर का अच्छा खासा भरण पोषण हो रहा है। ये सुनकर के रविदास के समझ में भी आ जाती है कि मैं ज्यादा बुजुर्ग हूँ और कहीं कमाने के लिए जा भी नहीं सकता, तो फिर क्यों ना मैं इसकी बात मान करके भैंसे खरीद लूं। लेकिन बात जब पैसे की आती है तो रविदास बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं। 1000-2000 की बात है नहीं, लगभग एक भैंस कितने भी कम पैसे की मानो तो कम से कम 40-50 हजार रुपए की आएगी और फिर 2 भैंसे खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये पैसा मैं कहां से लेकर के आऊंगा। तब वो 2-4 लोगों से मदद मांगता है। रविदास कहता है कि भाई कुछ पैसे हमें दे दो और उससे हम भैंसे खरीद लेंगे, फिर उसके बाद जो भी भैंसों का दूध बेचेंगे, पैसा एकत्र करेंगे, आपका दे देंगे। लेकिन सभी लोग उसकी गरीबी को देख करके मजाक बनाते थे, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। सभी के दिमाग में एक ही बात आ रही थी, ये इतना गरीब है, अगर इसे पैसा दे भी दिया तो ये वापस कैसे करेगा, और ये भैंसे की बात कर रहा है, क्या पता इसकी भैंसों से कुछ इसे प्रॉफिट हुई या नहीं हुई। फिर बात रही 1 लाख रुपए की, 2-4 हजार की होती तो हम दे भी देते। यह सोच करके कोई भी व्यक्ति उस गरीब किसान रविदास की मदद नहीं करता है, सभी लोग उसे मना कर देते हैं। यह सुनकर के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है और अपने घर में बैठ जाता है। तभी उसका एक हितैषी होता है, ज्यादा घनिष्ठ व्यक्ति, वो आता है और कहता है कि भाई रविदास, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, आखिर बात क्या है। तब वो आंखों में आंसू भर लाता है किसान और कहता है कि भाई क्या करूं, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। लेकिन किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लाखों मिल जाते हैं यार जब पैसा पास होता है, और छूट जाता है वो भी रिश्ता गरीबी में जो बिल्कुल खास होता है। रविदास कहने लगते हैं कि मैंने पैसों के लिए मोहल्ले में कई लोगों से कहा जो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब भला जब पैसा नहीं है, जब हमको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम भैंसे कहां से खरीदेंगे। तब उनका जो हितैषी होता है वो कहता है कि देखो रविदास भाई, उदास मत हो, सरकार से हमको मदद लेनी चाहिए। तुम बैंक में चले जाओ और तुम्हारे पास जो 2 बीघा जमीन है उसके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लो, इससे तुम्हें काफी पैसा मिल जाएगा और फिर पैसा मिल जाएगा, उससे भैंसे खरीद लेना। तब वो सोचने लगता है कि जब मैं बैंक से पैसा लूंगा, ना जाने कितने दिनों में मिलेगा, तो क्यों ना मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूं। तब वो कहता है कि नहीं, जमीन अगर तुम गिरवी रख दोगे तो फिर तुम अनाज कहां से उगाओगे, फिर तुम्हारे बाली बच्चे ये कहां से खाएंगे और तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तुम इतने बुजुर्ग हो, आखिर तुम्हारी उम्र भी नहीं रही है कि तुम कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। लेकिन जब तुम बैंक से पैसा ले लोगे और जमीन गिरवी नहीं रखोगे तो जमीन में अपना काम करते रहना,
अनाज उगाते रहना, जिससे तुम्हारा परिवार का भरण पोषण होता रहेगा, और बैंक से पैसा मिलेगा, उससे भैंसे खरीद लेना और उससे तुम्हारी आमदनी होती रहेगी। ये बात जब अपने हितैषी की जब रविदास सुनते हैं तो वो भी इस बात को मान लेते हैं, खुश हो जाते हैं, क्यों ना मुझे बैंक में जाना चाहिए। तभी वो अपने आधार कार्ड को लेकर के बैंक में पहुंचते हैं रविदास, और बैंक मैनेजर से कहते हैं कि साहब, हमारे पास 2 बीघा जमीन है, आप हमारी उस पर किसान क्रेडिट कार्ड बना दीजिए। तब बैंक मैनेजर कहता है कि चाचा जी, तुम्हें सारी प्रोसेस के बारे में पता है, यहाँ खर्चा लगता है और बिना खर्चे के कोई काम नहीं होता। और ये सत्य बात है साथियों, सरकारी किसी विभाग में आप चले जाओ, लेकिन बिना घूसखोरी के, रिश्वत के, दलाली के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। क्योंकि जो कर्मचारी लोग जो सरकार की तनख्वाह पा रहे हैं वो ग्रामीण लोगों को बेवकूफ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कुछ जानते नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, शिक्षक है नहीं, तो जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक इनके अंदर समझदारी नहीं होगी, और फिर बेवकूफों को ठगना बड़ा ही आसान होता है। इसलिए कोई भी काम सरकारी विभाग में पैसे से नहीं होता, फ्री में होता है, लेकिन फिर भी वो लोग बिना पैसे, दलाली और रिश्वत के कोई भी किसान का काम नहीं करना चाहते। हालांकि अधिकारी लोग ऊपर से कितना भी दबाव क्यों न डालें, लेकिन बस 2-4 दिन उनमें सुधार आता है और अपनी लिखा पढ़त पूरी करके भेज देते हैं, लेकिन फिर वही अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं और उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। अब इधर बैंक मैनेजर कहता है कि चाचा, तुम्हारे इस कार्य में बहुत समय लगेगा, इससे पहले तुम जाओ लेखपाल के पास और वहां से खसरा खतौनी लेकर के आओ, और फिर खसरा खतौनी लेकर के आओगे तब मैं तुम्हें आगे की प्रोसेसर बताऊंगा। बेचारा गरीब किसान व्यक्ति किराए के लिए पैसे मांगता है एक दूसरे से और शहर जाता है, लेखपाल के पास पहुंचता है और वो लेखपाल से कहता है कि हमें खसरा खतौनी चाहिए, हमें बैंक से लोन मंजूर कराना है। लेखपाल कहता है चाचा 1000 रुपए लगेंगे, तभी हम आपको खसरा खतौनी देंगे। अब वो बेचारा गरीब किसान ये भी नहीं जानता था कि इसके 1000 रुपए नहीं लगते हैं, ये तो फ्री में मिलता है, लेकिन मजदूर व्यक्ति था, गरीब था, कुछ जानता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो 1000 रुपए लेखपाल को दे देता है। कई दिन भागता है, लेकिन उसके बाद लेखपाल उसे खसरा खतौनी देता है। फिर वो बैंक में आता है। बैंक में आने के बाद जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ऐसा करो, तुम इसका हिस्सा फांटा करवा के लेके आओ। फिर वो किसान शहर भाजता है, हिस्सा फांटा करने वाला भी 2000 रुपए उससे मांगता है। अब वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं 1000 रुपए लेखपाल ने ले लिए और 2000 रुपए आप मांग रहे हो, इतना पैसा हम कहां से लेकर के आएंगे? पड़ोसियों से पैसा उधार लेकर के आए थे, तब हमने लेखपाल से खसरा खतौनी ली थी, अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वो वकील कहता है कि जब ऐसी बात है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तब वो कहते हैं ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, पैसों की व्यवस्था करेंगे तब आएंगे। फिर वो वहां से जाते हैं और जाने के बाद फिर किसी से कुछ पैसे अपने हितैषी से लेते हैं और उस वकील के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारा इसमें हिस्सा फांटा करके दे दो। और फिर लेखपाल की भी उसमें मोहर वगैरह लगती है। वो सभी उस किसान से पैसा अवैध रूप से वसूलते रहते हैं। लगभग इस प्रकार से 4-5 हजार रुपए उस किसान का उठ जाता है। फिर बैंक में आते हैं, हिस्सा फांटा लेकर के मैनेजर से मिलते हैं तो मैनेजर कहता है कि अब ये कागज लेकर के तुम जाओ और नोटिस चढ़वा करके लाओ। तब वो बैंक में जाते हैं, बताते हैं कि इस बैंक में तुम्हें जाकर के नोटिस चढ़वाने हैं। फिर वो किसान बेचारा नोटिस चढ़वाने के लिए जाता है और नोटिस चढ़वाने वाले भी कोई 500 रुपए, कोई 800 रुपए इस प्रकार से मांगते हैं। जितनी बैंकें उसने बताई थी लगभग 5-7 हजार रुपए उस किसान का और उठ गया था। इस तरह से लगभग 10,000 रुपए उस किसान का खत्म हो गया था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो मात्र 50,000 रुपए उसमें मंजूर हुए थे उस बैंक में, क्योंकि जमीन किसान के पास बहुत ज्यादा कम थी, 2 बीघा जमीन थी, ज्यादा नहीं थी। 50,000 रुपए में से अब 15% वो मैनेजर लेता है तो 7,500 रुपए मैनेजर लेता है। 10,000 रुपए उधर तो उस किसान के पहले ही उठ चुके थे। 7,500 रुपए मैनेजर ले लेता है, 17,500 रुपए उसके उठ जाते हैं। अब मात्र 32,000 रुपए किसान के पास बचते हैं। अब वो सोचता है कि 32,500 रुपए अब इनसे कैसे भैंस आ जाएगी। भैंस के लिए कम से कम 50 से 60,000 रुपए चाहिए अच्छी भैंस लेने के लिए, लेकिन 30,000 में कोई भैंस नहीं आएगी। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उन पैसों को लेकर के घर बैठ जाता है, सोचने लगता है
कर्जा भी मेरे पास हो गया और इतना पैसा भी मुझे नहीं मिला जो कि मैं भैंस खरीद सकूं। ये बात सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है अपने घर में बैठे हुए, वो कुछ नहीं करता। लेकिन एक दिन उसी का एक हितैषी आता है और वो कहता है कि चलो भाई रविदास, आज डीएम साहब जनता दरबार लगा रहे हैं, वहां पर सभी लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान करवा रहे हैं, हम लोग भी उनके पास चलते हैं, कुछ ना कुछ अपनी समस्या कहेंगे। तब वो कहते हैं ठीक है चलो वहां चलते हैं। तब डीएम साहब वहां पर अपना कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे थे। इधर रविदास अपने हितैषी को लेकर के डीएम साहब के कार्यालय में पहुंचते हैं तो डीएम साहब सभी से ये पूछ रहे थे कि ये बताओ किन किन किसानों के ऊपर ज्यादा कर्जा है, सरकार की तरफ से कुछ राहत आई है, उस राहत के बारे में हम आपके लिए जानकारी देंगे। किस किसान पर कितने दिनों से कर्जा है, कितना हो गया है, उस पर ब्याज सहित सारी डिटेल वो डीएम साहब किसानों से ले रहे थे, ऊपर सरकार के लिए डिटेल भेजने के लिए। लेकिन गरीब किसान बेचारा क्या जानता था, वो भी ये सोचने लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं लेखपाल के पास गया, वकील के पास गया और मैनेजर के पास गया, सभी ने पैसे मांगे, तो हो सकता है कि हमारी ये डिटेल मांग रहे हैं लोन की, तो ये सरकार के पास भेजेंगे तो ये भी पैसे लेंगे, क्योंकि सरकारी विभाग में कोई बिना पैसे से काम ही नहीं कर रहा है। तब जो किसान जो थे वो अपने पैसे अपनी जेब में रख करके ले गए थे, जो 32,500 रुपए मिले थे। और वो जैसे ही नंबर रविदास का आता है तो रविदास वो 32,500 रुपए डीएम साहब के आगे टेबल पर रख देते हैं और हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर लाते हैं। कहते हैं साहब ये ही, और हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहते हैं साहब इतने ही पैसे बचे हैं, आपको जितना पैसा चाहिए इनमें से ले लीजिए और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। डीएम साहब ये बात सुनते हैं तो हिचक जाते हैं उस किसान को देख करके और कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो चाचा, ये पैसे तुमसे किसने मांगे और तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो। तब आंखों में आंसू भर करके रोने लगता है वो किसान और कहने लगता है डीएम साहब आपको नहीं पता, मैंने भैंस खरीदने के लिए बैंक से लोन मंजूर कराया था, उसमें से 15% तो बैंक मैनेजर ने तय किया था और मैं लेखपाल के पास गया था तो उसने एक 2-2 हजार रुपए करके 3-4 हजार रुपए उसने ले लिए। फिर मैं बैंकों में गया था, बैंकों में कोई 1,000, कोई 800, कोई 1,500 रुपए, इस प्रकार से सभी बैंक वालों ने मुझसे लिए। अब 50,000 रुपए मंजूर हुआ था, उसमें से ये 32,500 रुपए बचे हैं, सभी ने अपनी अपनी ले लिए। और आप हमारी रिपोर्ट सरकार तक भेजेंगे तो आपका कितना बनता है आप भी ले लीजिए। ये बात सुनकर के डीएम साहब के समझ लो होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये सारे कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, एक गरीब किसान के लिए इस तरह से सताया जा रहा है और कोई भी बड़ा अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। डीएम साहब अपना जनता दरबार वहीं खत्म करते हैं और उस गरीब किसान को अपने कार्यालय में लेकर के जाते हैं और कहते हैं चाचा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी एक एक पाई चुकाई जाएगी और तुमने जितना लोन लिया है पूरा पैसा आपको मिलेगा। कितना पैसा आपका मंजूर हुआ था? गरीब किसान कहता है बाबूजी हमारा 50,000 रुपए मंजूर हुआ था और 50,000 में से 32,500 रुपए बचा है। वो पैसे तुरंत डीएम साहब उठा करके उन्हीं किसान की जेब में रख देते हैं। कहते हैं चाचा जी यहाँ कोई पैसा नहीं जाता और किस मैनेजर ने, किस लेखपाल ने आपका पैसा लिया है। तभी वो डीएम साहब तुरंत एक ग्रामीण का भेष बनाते हैं वहीं और ग्रामीण का भेष बना करके उन्हीं किसान के साथ, रविदास के साथ उसी बैंक में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने मंजूर कराया था अपना लोन रविदास ने। और वो डीएम साहब कहते हैं कि चाचा आप इस कुर्सी पर बैठ जाओ। और वो डीएम साहब किसान ग्रामीण बनकर के उसी मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं मैनेजर साहब हमें किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। ये बात सुनकर के मैनेजर पहले तो इधर उधर की बातें करता रहता है, फिर कहता है कि देखो किसान क्रेडिट कार्ड बन तो जाएगा, ऊपर से अभी साइट बंद चल रही है, लेकिन मैं अपने रिस्क पर बनाऊंगा तो आपको लगभग 15 से 20% खर्चा करना होगा, जब खर्चा होगा तभी आपका बन पाएगा। तब डीएम साहब जो किसान ग्रामीण भेष में थे वो पूछते हैं कि आखिर टोटल खर्चा कितना आएगा। तब वो कहते हैं कि आप कितनी जमीन है आपके पास, कितना पैसा मंजूर कराना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं लगभग 5 बीघा जमीन है और 5 बीघा पर मंजूर कराना चाहता हूं। तब मैनेजर कहता है 1 लाख रुपए पर लगभग आपको 15% से देना होगा, अब आप जो लीजिए 15,000 रुपए हो गया।
ये बात सुनकर के डीएम साहब वो किसान ग्रामीण भेष में थे, वो कहते हैं कि मैनेजर साहब, आज मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं कि बैंक में भी परसेंटेज देनी होती है। क्या ये बात जायज है या सरकार ने आपको इसका आदेश दिया है कि आप किसानों से परसेंट लेकर के उसकी कृषि कार्ड बनाएं? क्या आप ये पैसा उसे हराम में दे रहे हैं या फिर फ्री में दे रहे हैं? किसान जब आपसे लोन ले रहा है, इसके बदले आपको ब्याज देगा और फिर आपका जो पैसा लिया हुआ है वो भी चुकाएगा, फिर आपको किस बात में ये परसेंट देगा? तब वो कहते हैं कि ज्यादा होशियार मत बनो, अगर नहीं देना है तो जाओ, यहाँ कुछ काम नहीं होता, कहीं दूसरी जगह से बनवा लो। ये बात सुन करके डीएम साहब को बड़ा क्रोध आ जाता है और डीएम साहब उस मैनेजर का हाथ पकड़ करके तुरंत वहां से खींच लेते हैं और उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ देते हैं कि तुम जैसे भ्रष्ट लोगों ने घूसखोरी करके और रिश्वतखोरी करके जनता का विश्वास उठा दिया है। जनता बेचारी अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रही है और तुम जैसे भ्रष्ट घूसखोर उसे लूट रहे हैं। तभी डीएम साहब कहते हैं, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। अब तो वहां पर भगदड़ मच जाती है। बैंक के अंदर सारे कर्मचारी पहले तो डीएम साहब को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। ये बात सुनकर के सारे कर्मचारियों के पसीने छूट जाते हैं, होश उड़ जाते हैं और वो मैनेजर जो होता है वो हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए। अब वो कहते हैं माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत वो फोन लगाते हैं जिले के एसएसपी साहब को और एसएसपी साहब तुरंत अपनी फोर्स के साथ उसी बैंक में आ जाते हैं और उस मैनेजर के तुरंत हथकड़ी लगवा देते हैं और कहते हैं इसके खिलाफ 420 किसान के साथ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करके इसे तुरंत जेल में डालो। एसएसपी साहब डीएम साहब की बात सुनकर के देरी नहीं करते और तुरंत उसके हथकड़ी डाल करके ले जाते हैं। उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर होता है और उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है और जो भी पैसा होता है वो डीएम साहब सारा उससे वसूलते हैं और फिर उसके बाद टीम को लेकर के एसएसपी साहब उस लेखपाल के पास जाते हैं, उस लेखपाल को बुलाते हैं, उससे जो भी पैसा उसने लिया था उससे भी वो पैसा लेकर के उस रविदास किसान को वापस करते हैं डीएम साहब और उस लेखपाल को तुरंत सस्पेंड करके और उसके खिलाफ भी 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दायर करके उसे भी जेल भेजते हैं। और जितने भी बैंक वालों ने अवैध रूप से उनसे वसूली की थी उन सारे बैंकों पर डीएम साहब एसपी को लेकर के छापा मारते हैं, उन सभी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, कड़े से कड़े एक्शन लेते हैं और सभी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से डीएम साहब ने उस रविदास का जो भी पैसा इन घूसखोरों ने लिया था सारा पैसा उनसे वापस लेकर के उन रविदास को दिया और ये कहा कि चाचा जी ये पैसा लेकर के आप अपने घर जाओ, जिस काम को आपने पैसा लिया था लोन से वो अपना काम कीजिए। रविदास बड़े खुश होकर के अपने घर चले आते हैं और डीएम साहब ने इस तरह से डीएम साहब ने गरीब मजदूर बनकर के उस मैनेजर का पर्दाफाश किया था और सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। तो साथियों, डीएम साहब ने जो कार्य किया इस कार्य से आप कितने सहमत हैं, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में जो हो रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, इसी को आप लोगों को दिखाना, बस यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।